हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? तो ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है, या फिर कह लो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। आरबीआई इससे कंट्रोल करती है, या फिर कह लो बैलेंस करती है इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन को। ना ज़्यादा इन्फ्लेशन होने देती है, ना ज़्यादा डिफ्लेशन होने देती है। इकोनॉमी को बैलेंस करके रखती है। और ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि क्या होता क्या है, रेपो रेट क्या होता है। ये बेसिकली ये होता है कि जब कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं उनको पैसे की कमी हो जाती है, डिपॉजिट्स इतने नहीं हो रहे होते हैं, या लेंडिंग के लिए किसी भी चीज़ के लिए इनको जब पैसे की कमी होती है, कोई डेफिशिएंसी होती है, तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, आरबीआई के पास जाती हैं लोन लेने के लिए। और आरबीआई क्या करती है, इनसे पहले तो कोलेट्रल लेती है और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। आरबीआई को क्या करना है, उनको तो अपना इकोनॉमी बैलेंस रखना है। तो वो इकोनॉमी को चेक करते हैं कि क्या चल रहा है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बेसिकली जो है इसी को हम रेपो रेट कहते हैं। देखो यहाँ पे, व्हेन कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म ऑन कोलैटरल एट सम इंटरेस्ट रेट, देन इट इज कॉल्ड रेपो रेट। एक तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये जो लेंडिंग होती है आरबीआई करती है कमर्शियल बैंक्स को, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। ठीक है, और ये कोलेट्रल पे बेस्ड होती हैं। कोलेट्रल रखना होता है कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास, फिर ही उनको लेंडिंग मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं, लोन मिलता है। ठीक है, ये आरबीआई खुद इंटरेस्ट रेट सेट करती है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है कि शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी को फंड करना कमर्शियल बैंक्स के। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल रखना। रेपो मीन्स बेसिकली क्या है, ये रीपर्चेज ऑप्शन है। रेपो शॉर्ट फॉर्म है, इसको कह लो फुल फॉर्म। तो ये रिलेटेड है इससे। नो, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेपो रेट का मतलब रीपर्चेज ऑप्शन और रीपर्चेज एग्रीमेंट। ये जब लोन लेने का ये प्रोसीजर चलता है, तो ये प्री डिसाइडेड डेट होती है, उसी पे कमर्शियल बैंक्स को पैसे उनको वापस करने होते हैं। ठीक है, और अपना कोलेट्रल लेना होता है। तो बात समझ आई कि रेपो रेट क्या होता है। अब हम आगे देखने वाले हैं इसके इम्पैक्ट्स एंड ऑल। ठीक है, इंक्रीज होने पे क्या होता है। तो ये कोलेट्रल किस फॉर्म में होता है, सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में होता है, ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में होता है। ये सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में ही रखना होता है कोलेट्रल उनको, तो ट्रेजरी बिल के फॉर्म में हो या गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में हो। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है रेपो रेट का, ये लिक्विडिटी को मेंटेन करती है इन द मार्केट, ये इन्फ्लेशन चेक करती है। इन्फ्लेशन चेक करती है तभी तो इंटरेस्ट रेट सेट कर पाते हैं कि क्या रखना है और क्या नहीं। और ये सेफर इन्वेस्टमेंट भी होते हैं आरबीआई के लिए, क्योंकि कोलेट्रल पे दे रही होती हैं और एग्रीमेंट पहले से हो रखा होता है। ठीक है, कि कब वापस होगा, और अगर वापस नहीं कर पाई बैंक तो इनका कोलेट्रल चला जाता है फिर। तो ये सेफेस्ट ऑप्शन हुआ। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज रेपो रेट। जब रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, पहले तो क्यों बढ़ाती है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो इन्फ्लेशन होता है। तो उस वक्त में आरबीआई क्या करती है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, अपने मॉनेटरी पॉलिसी के एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मतलब रेपो रेट के थ्रू मार्केट से पैसा अब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। कैसे करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके। जब रेपो रेट इंक्रीज होता है तो बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो राइज। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए बोरोइंग का जो रेट है वो बढ़ जाता है, और फिर ये अपना कॉम्पनसेट करने के लिए अकाउंट होल्डर्स के पास आती हैं। अकाउंट होल्डर्स से ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, वो जब बोरो कर रहे हैं तो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगी। ठीक है, लोन देंगी तो कौन, कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो, उनके डिपॉजिट्स, उनके बोरोइंग्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगी। ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो बोरोइंग लोग करेंगे ही नहीं, बोरोइंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो मार्केट में पैसे नहीं जा रहे, अननेसेसरी कोई स्पेंडिंग नहीं होगी तो मार्केट में पैसे कम हो जाएंगे, और इसके थ्रू क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ सप्लाई चेन, डिमांड एंड सप्लाई चेन जो है वो भी डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट इज़, ये फ़ायदा किसको देता है, ये जो है रेपो रेट का इंक्रीज होना फ़ायदेमंद किसके लिए है, ये बेनिफिशियल है फॉर कंज्यूमर्स हु हैव सेविंग्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एक कंडीशन में बेनिफिशियल है ये। ठीक है, इंक्रीज्ड तो देख लिया हमने। हम देखने वाले हैं डिक्रीज रेपो रेट का क्या इम्पैक्ट होता है। डिक्रीज रेपो रेट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट का कम होना। इंटरेस्ट रेट कम होता है तो अब बोरोवर्स पे ज़्यादा, जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं वो बोरो करते हैं, उन पे ज़्यादा बर्डन नहीं आता है, इंटरेस्ट रेट उनके लिए भी कम हो जाता है। बैंक्स को जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ रहा है तो वो लेती भी नहीं है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं है तो अब लोग क्या करेंगे, उनके पास तो अब ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम हो गया, उनके पास वो बोरो ज़्यादा करेंगे। बोरो ज़्यादा करेंगे तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और डिस्पोजेबल इनकम उनका बढ़ेगा, तो मार्केट में डिमांड भी बढ़ेगी और इसके थ्रू मार्केट के अंदर पैसा आएगा, इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। पहले वाले जब इंक्रीज़ हो रखा था रेपो रेट तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जा रही थी, यहाँ पे
ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल पे आ जाएगा। लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, कभी कभी तो अननेसेसरी खर्चे भी कर लेंगे। तो इतना ही था रेपो रेट में मेरे साइड से। नहीं समझ आया तो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।